नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सरोवर का राक्षस पार्ट 2। अभी वह सोच ही रहा था कि मैं इधर हूँ, हिम्मत है तो आ, मुझे पकड़। ओह, पल भर में यह इतनी दूर कैसे पहुँच गया? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और तब ज्ञान सिंह ने अपना घोड़ा कुबेर दत्त के पीछे दौड़ा दिया, जबकि कुबेर दत्त उसे धोखा देता हुआ जंगल की ओर भागता चला गया। भागता भागता कुबेर दत्त वहां पहुंचा जहां से पाताल लोक को रास्ता जाता था। मेरा पीछा करते हुए यह आदमी जब पाताल लोक में आएगा तो मैं इसे खा जाऊंगा। वह तेजी से उस दरवाजे में घुस गया। पीछा करता हुआ ज्ञान सिंह भी वहीं आ पहुंचा। रुक जा कुबेर दत्त, वरना मेरा एक ही तीर तेरा काम तमाम कर देगा। लेकिन कुबेर दत्त नहीं रुका। अब तो मुझे तीर चलाकर इसे मारना ही पड़ेगा। ज्ञान सिंह ने कमान खींचकर तीर छोड़ा। आह! भयानक चीत्कार करता हुआ कुबेर दत्त सीढ़ियों पर गिर पड़ा। गिरते ही कुबेर दत्त अपने मानव रूप में आ गया। यह देखकर, ओह, यह क्या? गिरते ही कुबेर दत्त मानव आकृति में बदल गया है। क्या यह भी इसकी कोई चाल है? घोड़े से उतरकर ज्ञान सिंह कुबेर दत्त के पास पहुंचा। आह! तुम कौन हो और तुम्हारा असली रूप क्या है? जो तुम इस समय देख रहे हो वही मेरा असली रूप है। मैं जन्मजात राक्षस नहीं था। तब तुम अपना असली परिचय मुझे दो। तब कुबेर दत्त ने उसे अपने बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर कैसी विचित्र विडंबना है। तुम जैसा एक सच्चा देशभक्त इस प्रकार मर रहा है। जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं अजीतगढ़ के राजा मान सिंह का पुत्र ज्ञान सिंह हूँ। ओह, आप अजीतगढ़ के युवराज हैं? तब तो आपके हाथों मरकर मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। कहते कहते कुबेर दत्त ने एक हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। यह देखकर ज्ञान सिंह दुखी हो उठा। कुबेर दत्त तो मर गया। अब मुझे आगे चलकर देखना चाहिए कि ये सीढ़ियां कहाँ तक जा रही हैं। अपने घोड़े पर चढ़कर ज्ञान सिंह आगे बढ़ गया। सीढ़ियां समाप्त होते ही, ओह, ऐसा भव्य राजमहल! मैंने ऐसा खूबसूरत महल अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसने एक स्थान पर अपना घोड़ा बांधा और आश्चर्य में डूबा आगे बढ़ गया। इतना भव्य महल, लेकिन बिल्कुल सुनसान पड़ा है। क्या माजरा है? अचानक, उफ, यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है? ज्ञान सिंह उस दिशा की ओर बढ़ गया जहाँ से दुर्गंध आ रही थी। लगता है दुर्गंध इसी कक्ष में से आ रही है। जैसे ही ज्ञान सिंह कुंडी खोलकर कक्ष में घुसा, ओह, कितना भयंकर दृश्य है। मनुष्यों के अनगिनत कंकाल पड़े हुए हैं। शायद दुर्गंध इन्हीं में से आ रही थी। अभी वह यह सोच ही रहा था कि पानी, पानी, यह आवाज कहाँ से आई? ज्ञान सिंह आवाज की दिशा में पहुंचा तो, ओह, यह तो कोई वृद्ध व्यक्ति है। मुझे बाहर सरोवर में से पानी लाकर इसकी प्यास बुझानी चाहिए। यह सोचकर ज्ञान सिंह ने वहीं पड़ा एक लोटा उठाया और कक्ष से निकल गया। सरोवर के पास पहुंचकर पानी लेकर वह पुनः वृद्ध के पास पहुंचा। तत्पश्चात पानी पीकर जैसे ही वृद्ध की चेतना लौटी, भले मानुष, तुम कौन हो? क्या राक्षस कुबेर दत्त की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ी? उसे मैंने मार दिया है बाबा। क्या? हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन आप कौन हैं और यह महल किसका है? क्या मुझे इसके बारे में बताएंगे? बेटा, कुबेर दत्त को मारकर तुमने हम पर बहुत उपकार किया है। हम पाताल लोक के राजा गंधर्व सेन हैं। आप पाताल लोक के राजा हैं? तब आपकी ऐसी दशा कैसे हुई? बेटा, आज से 10 वर्ष पहले की बात है। उस दिन हमारे यहाँ हमारी कन्या का 10वां जन्मदिन था। सारे पाताल लोक में उत्सव मनाया जा रहा था। तभी अकस्मात ही राक्षस कुबेर दत्त ने पाताल लोक में प्रवेश किया। पाताल लोक में आते ही उसने यहाँ के निवासियों को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर दिया। हमारी सेना ने उसका सामना किया, पर वह राक्षस मायावी था, अतः हमारी सेना की उसके सामने एक न चली। क्रोध में भरकर कुबेर दत्त ने इस राज्य के सभी निवासियों को कैद कर लिया। तब से हम इसी प्रकार उसकी कैद में रहकर जीवन बिता रहे थे। कुबेर दत्त प्रतिदिन 5 आदमियों को मारकर खाता था। ओह, तो जो कंकाल मैंने देखे थे वे उन्हीं निरपराध मनुष्यों के थे। तब वह राजा गंधर्व सेन से बोला, राजन, कुबेर दत्त का आतंक समाप्त हो चुका है। अब आप ही यहाँ के राजा हैं। उठिए और अपने बिखरे हुए राज्य को संभालिए।
तुम ठीक कह रहे हो बेटा। कुछ देर बाद ही उस कक्ष का माहौल कुछ और ही था। इस आदमी के कारण आज हम कुबेर दत्त राक्षस की कैद से मुक्त हुए हैं। यह हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। सब लोगों ने ज्ञान सिंह की जय जयकार की। फिर राजा गंधर्व सेन ज्ञान सिंह से बोले, बेटा, राज्य की दशा सुधारने में हमें 10-15 दिन लग जाएंगे। हम चाहते हैं तब तक तुम पाताल लोक में ही रहो। ठीक है महाराज। सब लोग उसी समय राज्य को संवारने में लग गए। ठीक 15 दिन बाद, महाराज, अब मैं पृथ्वी लोक पर वापस लौट जाना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। हमारी बेटी कौमुदी विवाह योग्य हो गई है। हम उसका विवाह तुमसे करना चाहते हैं। यह तो मेरा सौभाग्य होगा महाराज। तब खूब धूमधाम से राजकुमारी कौमुदी का विवाह ज्ञान सिंह से हो गया। कुछ दिन और वहां रुकने के पश्चात ज्ञान सिंह अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल दिया। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। पृथ्वी लोक पर आकर ज्ञान सिंह सीधा शाल ऋषि के पास पहुंचा। ज्ञान सिंह, तुम जीवित हो? मैं तो समझा था कि कुबेर दत्त ने तुम्हें मार दिया है। ऋषिवर, उल्टा मैंने ही कुबेर दत्त को मार दिया है। अब आप पूर्णता निश्चित होकर अपनी तपस्या कर सकते हैं। तब ज्ञान सिंह ने शाल ऋषि को कौमुदी के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर शाल ऋषि ने उससे कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और अपना यह मायावी घोड़ा उपहार स्वरूप तुम्हें देता हूँ। धन्यवाद मुनिवर। तब ज्ञान सिंह और कौमुदी ने ऋषि से आशीर्वाद लिया और वहां से चांदपुर की ओर चल दिए। जल्दी ही वे चांदपुर जा पहुंचे। स्वामी, यही है आपका राज्य? कौमुदी, यह मेरा असली राज्य नहीं है। वास्तव में मैं अजीतगढ़ के राजा मान सिंह का पुत्र हूँ। फिर ज्ञान सिंह ने कौमुदी को अपने बारे में बताया। दोनों राजा छतर सिंह और महारानी केसर के पास पहुंचे। ओह ज्ञान सिंह, तुम आ गए। हम कई दिनों से तुम्हारी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बेटा, क्या तुम अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके आए हो? हाँ माँ, मैंने कुबेर दत्त को मार दिया है। बेटा, यह कौन है? माँ, यह पाताल लोक की राजकुमारी कौमुदी है। इसका विवाह हो चुका है। अब यह आपकी बहू है। ज्ञान सिंह का इशारा पाकर कौमुदी ने छतर सिंह और केसर के चरण स्पर्श किए। महारानी ने प्रसन्न होकर कौमुदी को गले से लगा लिया। ओह, कौमुदी तो चांद का टुकड़ा है। ज्ञान सिंह, तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे कौमुदी जैसी पत्नी मिली। महारानी केसर की बात सुनकर ज्ञान सिंह मुस्कुरा उठा। तभी युवराज हेमंत ने कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही उसकी दृष्टि कौमुदी पर पड़ी, स्वर्ग के अप्सराओं के समान सुंदर यह सुंदरी कौन है? ऐसा अद्वितीय रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। यह देखकर कौमुदी को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है हेमंत? यह तेरी भाभी और ज्ञान सिंह की पत्नी है। ओह, तो यह ज्ञान सिंह की पत्नी है। फिर वह ज्ञान सिंह से गले मिला। ज्ञान सिंह, तुमने गुपचुप शादी कर डाली और हमें खबर तक नहीं दी। हेमंत, विवाह इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि मैं चाहकर भी सूचना न भिजवा सका। उसी रात को कौमुदी जैसी सुंदरी को मेरी पत्नी होना चाहिए था। क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जिसका प्रयोग करके मैं कौमुदी से विवाह कर सकूं? कौमुदी को देखकर हेमंत कुछ बौरा सा गया था। सहसा उसके दिमाग में एक कुविचार आया। यदि मैं ज्ञान सिंह को मार दूं तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और तब मैं निश्चिंत होकर कौमुदी से विवाह कर सकता हूं। यह सोचकर हेमंत के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। दूसरे दिन हेमंत ज्ञान सिंह के पास पहुंचा। ज्ञान सिंह, हम दोनों बहुत समय से आखेट करने वन में नहीं गए हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम दोनों आखेट करने वन में चलें। विचार तो तुम्हारा उत्तम है हेमंत, मैं चलने को तैयार हूँ। फिर दोनों राजा छतर सिंह से आज्ञा लेकर वन की ओर चल दिए। ज्ञान सिंह, अब तो लौटकर चांदपुर अपनी पत्नी के पास नहीं आ पाएगा। कुछ देर बाद जब दोनों वन में पहुंचे, ज्ञान सिंह, मुझे प्यास लग रही है, जरा सामने वाले कुएं से पानी तो खींचकर ले आओ। ठीक है। ज्ञान सिंह घोड़े से उतरकर कुएं की ओर चल दिया। तब दबे पांव हेमंत भी घोड़े से उतरकर उसके पीछे पीछे चल दिया। ज्ञान सिंह कुएं के पास पहुंचा और जैसे ही रस्सी व बाल्टी डालने को नीचे झुका, अरे यह क्या हुआ? ज्ञान सिंह छपाक से कुएं के पानी में जा पड़ा और कुएं की जगत पर खड़ा हुआ हेमंत हंसते हुए उससे बोला, ज्ञान सिंह, अब तो शीघ्र ही पानी में जल समाधि ले लेगा, तब मैं चांदपुर जाकर कौमुदी को अपनी पत्नी बना लूंगा।
हेमंत, तू तो बड़ा कृतज्ञ निकला। आज से 10 वर्ष पहले क्या इसी दिन के लिए मैंने शेर से तेरी जान बचाई थी? हेमंत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला आया। चांदपुर पहुंचकर, यह क्या बेटा, तुम तो ज्ञान सिंह के साथ गए थे, जंगल से अकेले क्यों लौटे हो? पिताजी, अनर्थ हो गया। जंगल में एक पागल हाथी ने ज्ञान सिंह को रौंद कर मार डाला। क्या? पिताजी, मैं यह सूचना कौमुदी को देने उसके कक्ष में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन कौमुदी के साथ यह बहुत अनर्थ हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही तो ज्ञान सिंह के साथ उसका विवाह हुआ था। हेमंत कौमुदी के कक्ष में पहुंचा और उसे ज्ञान सिंह की मृत्यु की सूचना दी। सुनते ही, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौमुदी फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर, कौमुदी, आंसू बहाकर अपनी झील सी आंखों को गंदा ना करो। ज्ञान सिंह मर गया तो क्या हुआ, हम तो जिंदा हैं। अब तुम हमारी पत्नी बनकर रहना, हम तुम्हें सब सुख देंगे। उसकी बात सुनकर रोती हुई कौमुदी सोच में पड़ गई। लगता है इसी पापी ने जानबूझकर मेरे पति की हत्या की है और अब मुझ पर डोरी डालने की कोशिश कर रहा है। इस चालबाज के साथ छल से ही काम लेना चाहिए, तभी मैं इसकी चंगुल से निकल सकती हूँ। मन ही मन कुछ निर्णय लेकर वह हेमंत से बोली, युवराज हेमंत, ज्ञान सिंह तो मर गया, अब उसके लिए रोने से क्या फायदा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर विवाह से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम कहो तो सही, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ कौमुदी। तुमसे विवाह करने से पहले मैं एक बार पाताल लोक जाकर अपने पिता के दर्शन करना चाहती हूँ। यह कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही तुम्हारे साथ पाताल लोक चला चलूंगा। दूसरे दिन ही हेमंत को साथ लेकर कौमुदी पाताल लोक पहुंची। कौमुदी बेटी, यह तुम्हारे साथ कौन है? पिताजी, कहकर कौमुदी गंधर्व सेन की छाती से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कौमुदी ने रोते रोते गंधर्व सेन से कहा, पिताजी, इस आदमी ने मेरे पति की हत्या की है। क्या? ज्ञान सिंह मर गया? क्रोध में भरकर गंधर्व सेन ने तलवार खींच ली और चाक! आह! हेमंत की गर्दन कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तत्पश्चात, बेटी, मैंने ज्ञान सिंह की मौत का बदला ले लिया है। पिताजी, अब मैं आप ही के पास रहूंगी। इधर ज्ञान सिंह को कुएं में पड़े पड़े कई दिन हो गए। एक दिन एक राहगीर कुएं के पास से गुजरा। उसने पानी खींचने के लिए कुएं में बाल्टी डाली। लगता है कोई पानी खींचने आया है। मुझे यह अवसर हाथ से नहीं गंवाना चाहिए और बाल्टी को पकड़कर लटक जाना चाहिए। जैसे ही बाल्टी पानी की सतह पर पहुंची, ज्ञान सिंह ने लपक कर रस्सी पकड़ ली। उधर जैसे ही ऊपर खड़े राहगीर ने रस्सी खींचनी शुरू की। भाई, तुम जो कोई भी हो, मुझ पर दया करके मुझे कुएं से बाहर खींच लो। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं एक दुखियारा मनुष्य हूँ। लगता है इस कुएं में कोई आदमी गिरा हुआ है। वह मुझसे सहायता मांग रहा है, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर उस आदमी ने पूरा दम लगाकर रस्सी खींचनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही ज्ञान सिंह उसके सामने खड़ा था। तुम कौन हो भाई, और इस कुएं में कैसे गिर गए? ओह, मेरा प्यारा घोड़ा अभी तक यहीं खड़ा है। तब ज्ञान सिंह ने उसे अपने बारे में बताया। सारी बात जानकर, अब तुम कहाँ जाओगे भाई? चांदपुर जाना तो इस समय खतरे से खाली नहीं होगा। इस समय मुझे इस आदमी के साथ इसके घर चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर आराम से सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। यह सोच, भाई, मैं बहुत दिन का भूखा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ भोजन करना चाहता हूँ। पास ही के राज्य कुशलगढ़ में मेरा घर है, तुम मेरे साथ चलो। घर पहुंचकर मैं तुम्हें भोजन करवा दूंगा। अपनी किस्मत पर आंसू बहाता हुआ ज्ञान सिंह उस आदमी के साथ चल पड़ा। जैसे ही वे कुशलगढ़ पहुंचे, क्या बात है भाई, तुम्हारे राज्य के निवासी कुछ भयभीत से प्रतीत होते हैं। कुछ मत पूछो परदेसी, कुछ समय पहले हमारे राज्य के सरोवर में वीरसेन नाम का एक राक्षस आकर रहने लगा है। वह राज्य के लोगों को पकड़कर खा जाता है। उसी के कारण अब इस राज्य का प्रत्येक निवासी हर समय भयभीत रहता है। ओह, तो यह बात है। वह उस आदमी से बोला, मैं उस राक्षस से तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ। क्या सच? तुम मुझे केवल उस जलाशय का पता बता दो जिसमें राक्षस वीरसेन रहता है। यहाँ से 5 कोस दूर जंगल के पास जो सरोवर है, उसी में राक्षस वीरसेन रहता है। मैं अभी जाकर उसका काम तमाम करता हूँ।
कहकर ज्ञान सिंह घोड़े पर बैठकर सरोवर की ओर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर आगे चला था कि रुको ज्ञान सिंह, रुको। अपने नाम की पुकार सुनकर ज्ञान सिंह ने घोड़ा रोक दिया। तब एक ऋषि उसके पास आया। ऋषिवर, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों पुकारा? ज्ञान सिंह, हमारा नाम दावानल ऋषि है। हमारे दिए वरदान के कारण ही तुम्हारा जन्म हुआ था। ओह, लेकिन आपको कैसे पता चला कि इस समय मैं यहाँ पर मिलूंगा? बेटा, योग बल से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम वीरसेन राक्षस को मारने के लिए सरोवर की ओर जा रहे हो। आप तो सर्वज्ञानी हैं ऋषिवर। बेटा, वीरसेन को मारना आसान काम नहीं है। उसने शिव भगवान की आराधना करके एक वरदान मांगा हुआ है। कैसा वरदान ऋषिवर? बेटा, उसका दायां हाथ जिसे स्पर्श करेगा वही जल जाएगा। तब तो उसे मारना वास्तव में कठिन है ऋषिवर। बेटा, उसे शक्ति से नहीं, युक्ति से मारना पड़ेगा। तब दावानल ऋषि ने ज्ञान सिंह को एक युक्ति बताई। ठीक है मुनिवर, मैं ऐसा ही करूँगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा। दावानल ऋषि से आज्ञा लेकर ज्ञान सिंह आगे बढ़ गया। जब वह सरोवर के समीप पहुंचा तो वीरसेन राक्षस एक मनुष्य को पकड़कर खा रहा था। ओह, कैसा विभत्स दृश्य है! जब उससे यह दृश्य देखा नहीं गया तो मनुष्यों को खाने वाले नरपिशाच, यदि हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़। यह सुनकर वीरसेन राक्षस ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तू लड़ेगा मुझसे? क्या तुझे तेरी मौत बुला रही है? यह तो वक्त ही बताएगा कि किसकी मौत आई है। आ, मुझसे मुकाबला कर। अब राक्षस वीरसेन से रहा नहीं गया। वह तेजी से उसके पास आया। ओह, तुम तो भय से कांप रहे हो। मैं किसी भयभीत आदमी से नहीं लड़ता हूँ। क्या बक रहे हो? मैं भला क्यों भयभीत होऊंगा? विश्वास ना हो तो अपने वक्ष पर हाथ रखकर देख लो, तब जान जाओगे कि भय से तुम्हारा दिल किस तेजी से धड़क रहा है। यह सुन बिना सोचे समझे वीरसेन ने अपना बायां हाथ अपने दिल पर रख दिया। तभी आह! क्षण भर में ही वीरसेन भस्म हो गया। वीरसेन के मरते ही ज्ञान सिंह वहां से लौट पड़ा। राह में फिर उसे दावानल ऋषि मिले। बेटा, आज 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हें अजीतगढ़ जाना चाहिए। तुम्हारे बूढ़े पिता राजा मानसिंह आंखें बिछाए तुम्हारी राह देख रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर। कुछ दिन पश्चात महाराज, राजमहल के द्वार पर युवराज ज्ञान सिंह खड़े हैं। क्या? महारानी को साथ लेकर राजा मानसिंह दौड़े दौड़े राजमहल के द्वार पर आए। बेटा, पिताजी! तभी मानसिंह ने एक हिचकी ली और पृथ्वी पर गिर गए। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। राजा मानसिंह की अकस्मात मृत्यु का समाचार राज्य में विद्युत गति से फैल गया। अगले दिन भरे हृदय से युवराज ज्ञान सिंह ने राजा मानसिंह की चिता को अग्नि दिखाई। तत्पश्चात ज्ञान सिंह को अजीतगढ़ का नया राजा बनाया गया। तब राजा ज्ञान सिंह ने अपने गुप्तचरों को भेजकर कौमुदी के बारे में पता लगाया। जब उसे कौमुदी के बारे में पता लगा तो वह पाताल लोक जाकर कौमुदी को अजीतगढ़ ले आया और सुचारू रूप से राज्य का कार्यभार संभालने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।